हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अंतिम लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम लोग रासायनिक बलगतिकी में सारे लेक्चर ख़त्म कर लिए थे। आज मेरा जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपका रासायनिक बलगतिकी जो पाठ है वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोग को शून्य कोटि अभिक्रिया खत्म हो गया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया खत्म हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक सर, तब क्यों पढ़ा रहे हैं इसको? तो इसलिए पढ़ा रहे हैं, दिया हुआ नहीं है। फिर भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक पूछ देता है। क्या होता है इसका मात्रक, समझे? इसके बाद तो द्वितीय कोटि का मात्रक पूछेगा। इसके बाद आपको इसी लेक्चर में बताएंगे हम nth कोटि अभिक्रिया। nth कोटि अभिक्रिया का मतलब ये सबके लिए है, शून्य कोटि के लिए भी यह सही आएगा। अब बता देंगे आपको कि nth कोटि अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है। तो k का मात्रक जब nth का बताएंगे ना तो वह सबके लिए होगा। प्रथम कोटि के लिए भी हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए भी और द्वितीय कोटि के लिए भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो लास्ट में आपको nth कोटि। आज की क्लास में दो ही टॉपिक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और nth कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। माइंड को आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा इधर करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, खत्म हो जाएंगे, बाउंस कर जाएगा पूरा। तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पीछे वाला लेक्चर पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गया है। ठीक है, तो एक बार आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करेगा उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि का अभिक्रिया। केवल एक सांद्रण पद पर निर्भर करेगा उसको प्रथम कोटि। और इसमें बताएंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग दो सांद्रण पदों पर निर्भर करता हो उसको हम बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? देखो, जैसे देखो ये A बना रहा है P, ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो बोलिए तो ये अभिकारक कितना है? अरे एक ही ना है ये, तो ये कहेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है A + B और बना रहा है उत्पाद P। अब बोलो सांद्रण पद कितना है? एक ये है और एक ये है, नहीं एक है ना, तो एक ये और एक ये कितना हो गया? दो। तो हम कहेंगे ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आइए मेरे साथ आप लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, माइंड में सेट करते चलिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग दो सांद्रण पदों पर निर्भर करता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल अगर देना होगा तो यहीं दे देंगे A + B ये बना रहा है P, तो एक ये है और एक ये है, दो होगा, तो ये कहेंगे
द्वितीय कोटि का। कह रहा है ना कि दो साधारण पदों पर, तो दो साधारण पद, एक ये और एक ये, दो है तो ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलो इसको जल्दी प्रिंट करो, मिटाएंगे। हो गया? चलिए अब हम आ रहे हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखेंगे। प्रथम कोटि का बता दिए थे, शून्य कोटि का हो गया है। अब हम आ रहे हैं द्वितीय कोटि का वेग समीकरण। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे वेग समीकरण। माइंड में सेट करते चलिएगा। आज ये अंतिम लेक्चर है। चलिए लिखेंगे वेग समीकरण। वेग समीकरण, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। देखिए कैसे हम लिखेंगे वेग समीकरण। तो कोई अभिक्रिया आपको लेना पड़ेगा। चलिए हम ले लेते हैं जो सबसे फेमस एग्जांपल है A + B, ये बना रहा है उत्पाद P। तो ये एक है और ये एक है, टोटल कितना? दो। तो कहेंगे ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। क्लियर है? अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो कुछ लोग इस तरह से भी देते हैं। ध्यान देते रहना। 2A उत्पाद बना रहा है P। आपसे कोई पूछेगा कि ये किस कोटि का अभिक्रिया है, कहना कि द्वितीय कोटि का है। बोलो तो ये कितना पद है? दो। दिखाई दे रहा ना यहाँ? अगर ऐसे रहेगा तो ये प्रथम कोटि का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अब एक हो गया ना, तो ये प्रथम कोटि। अगर यहाँ पर आप दो दे देंगे तो ये हो जाएगा द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि का है। क्लियर है? माइंड में सेट करते चलो। अब देखो वेग समीकरण कैसे लिखेंगे। तो अगर इस अभिक्रिया का लिखना होगा तो आप लिखेंगे वेग, जिसको हम सूचित करते हैं R से, इसको दर भी बोल सकते हैं, बराबर K। अब सांद्रता लिखा जाता है अभिकारक का। अभिकारक की सांद्रता, इसका कितना गुणांक है? एक है ना, तो इसको घात में लिखा जाता है। एक है तो नहीं लिखा जाता है घात में। इसके बाद यह B है तो इसका गुणांक एक है, तो इसका भी घात एक देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोटि क्या होता है तो कहना कि वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों का योगफल कोटि होता है। तो ये वेग समीकरण हो गया। अभिकारक का सांद्रता ये हो गया, ये हो गया, तो घातों का सम, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, कितना हो जाएगा? एक और एक दो। तो कहेंगे द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। दो आया ना, तो उसी तरह से बोलेंगे। अगर ये अभिक्रिया दिया हुआ है तो आप लिखेंगे इसका वेग, यानी कि R बराबर K, और फिर बोलो अभिकारक की सांद्रता A का बोलो कितना है? दो है ना, तो यहाँ पर दो दे देंगे। अब कोई पूछेगा कि इसका बोलो कोटि, तो कोटि क्या करना है? वेग समीकरण में अभिकारक के घात, तो अभिकारक है कितना है? एक ही ना अभिकारक है, तो दो है, तो बोलेंगे द्वितीय कोटि है। क्लियर है? अब ध्यान देना, इसको तो पता ना के क्या होता है। अब पूछना मत कि के क्या होता है, अभी तक पूरा लेक्चर में यही चल रहा है कि के दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक होता है। तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए। पूरा लेक्चर पढ़ते होंगे तो पता रहेगा। यहां से देखो तो कोई पूछ दे आपसे कि बताइए ये अभिकारक का सांद्रता है और ये वेग है, दोनों में कैसा रिलेशन है? तो आप क्या कहिएगा कि दोनों में संबंध, यहां लिख दे रहे हैं वेग, यानी कि R बराबर का आइए तो इसके A² होगा। ऐसे ये तो स्थिरांक है ना, तो स्थिरांक हटाएंगे, दोनों में कैसा संबंध है? ये यहां से द्वितीय कोटि अभिक्रिया का दूसरा परिभाषा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का दूसरा परिभाषा पर ध्यान दो। आप बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के
सांद्रता के स्क्वायर के समानुपाती हो उस अभिक्रिया को द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। तो दो परिभाषा इसका हो गया, दोनों अगर आपको याद है तो सही बात है, अगर कोई एक भी याद है तो भी चलेगा। ठीक है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, क्यों इसको हम छोड़ दें, सब कुछ लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? अब हम आ रहे हैं, देखिए सबसे ऑब्जेक्टिव में एक नंबरिया में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है, ये भी वेग स्थिरांक कहलाएगा, ये भी वही है, तो कहेगा इसका मात्रक बताइए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो प्रथम कोटि और शून्य कोटि दिया है, द्वितीय कोटि तो दिया नहीं है, और द्वितीय कोटि पूछ देगा तो आप कह देते हैं कि सिलेबस में बाहर पूछ दिया है। समझे? तो बाहर कुछ नहीं है, माइंड अंदर जाकर पढ़िए, थोड़ा गहराई में जाइए तब ना पता चलेगा। इसलिए सारा कुछ आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी बाहर से आ ही नहीं सकता है। ठीक है, बस आप अच्छा से अपना नोट्स को भी बनाते रहिए और बार बार उसी को रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करेंगे सब माइंड में सेट रहेगा, रिवीजन करना छोड़ देंगे सब डिलीट हो जाएगा। ठीक, लिख लिए। अब आपको बता रहे हैं वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं, शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का दर स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया है। ठीक है, द्वितीय कोटि आज स्टार्ट हो रहा है, मिटाएंगे इसको। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखिए, आइए, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के का मात्रक। के का मात्रक, तो पहले नंबर वेग समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कैसे निकाल रहे हैं। वेग यानी कि R बराबर K और अभिकारक के सांद्रता का स्क्वायर, इसको हम ले रहे हैं। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि वेग यानी कि दौड़ का मात्रक क्या होता है। तो ये रासायनिक बलगतिकी जब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो ये पहला क्लास में यानी कि पहला लेक्चर में आपको हम बताए हैं वेग यानी कि दर का मात्रक क्या होता है। अगर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, नहीं अगर याद है तो जा करके प्रथम लेक्चर को आप लोग देख लेंगे, लेक्चर नंबर 1। तो इसका मात्रक होता है मोल बाई लीटर बाई सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है वेग का मात्रक। के का मात्रक हमको निकालना है तो के ही छोड़ दीजिए। ये क्या है? ए की सांद्रता। सांद्रता मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं हम, सांद्रता का मतलब भूत नहीं होता है। सांद्रता कहा जाता है मूलरता को, जो कि आपको बिलियन जब पाठ चल रहा था तो बिलियन में मूलरता बता दिया गया है। अब मूलरता क्या होता है? तो मूलरता होता है विलेय का मोल।
ये होता है मोल, और बिलियन का आयतन होता है किस में? लीटर में। तो हम कह सकते हैं मोलारता बराबर यानी कि सांद्रता बराबर मोल और बाटा में होता है लीटर, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? अब एक से एक खत्म हो जाएगा, दो गो है तो एक खत्म हो जाएगा ना। के का मात्रक यहां से आप निकाल दीजिएगा, लीटर को इधर लाइए तो आप यहां पर लिखेंगे लीटर। यहां देखो मोल है तो मोल जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं मोल इनवर्स, और ये 1/2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम में क्या करता है कि थोड़ा सा नाटक भी कर सकता है, मतलब ऐसा पूछेगा द्वितीय कोटि का मात्रक बताइए, द्वितीय कोटि का मात्रक बताइए किसका? के का, और ऑप्शन में जो देगा 4 उसमें ये दिया ही नहीं है, तो आप कह देंगे कि ऑप्शन में आई नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कैसे आपको भुलवा सकता है। पहले नंबर हमको ये बताइए कि मोलरता बराबर क्या होता है। मोलरता को जानते हैं ना, बड़ा एम से सूचित किया जाता है। मोलरता बराबर आपको तुरंत बोले थे बिले का मोल और बाई लीटर। तो ये मोलरता बराबर होता है मोल बाई लीटर। क्लियर है? अगर हम इसको पलटेंगे लीटर को ऊपर और मोल को नीचे, तो क्या हम इसको नहीं कह सकते हैं कि जब लीटर और बाटा में मोल होगा तो ये क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनवर्स। अरे भाई इसको भी तो पलटना पड़ेगा। जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, तो ये 1/m, तो मतलब क्या समझ रहे हैं? m इनवर्स। और यही बात यहाँ दिया हुआ है, लीटर पर मोल, यानी कि लीटर ऊपर है और मोल नीचे है। तो लीटर बाटा जब इसको पलटेंगे तो हम इसको जगह पर क्या लिखेंगे? इसके के बराबर मोलारिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ऑप्शन में आपको ये सुनाएगा, ये को मदन गलती दिया है, समझ रहे ना? तो इसको आप जल्दी प्रिंट कर लीजिए। और अब हम आ रहे हैं nth ऑर्डर रिएक्शन में। nth ऑर्डर रिएक्शन में आएंगे, इसको जल्दी से आप लोग प्रिंट कीजिए और हेडिंग लिखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन में माइंड को आप लोग यहीं रखेंगे, मार्केट में नहीं रखेंगे। मार्केट में रखे हैं तो मार्केट में रखें तो रखिए, अपने बाउंस करेगा। चलिए तो अब आ रहे हैं हम nth ऑर्डर रिएक्शन। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए nth कोटि अभिक्रिया। nth कोटि अभिक्रिया, इसको आप बोल सकते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है? अब nth ऑर्डर रिएक्शन है, कहेगा इसका वेग समीकरण लिखिए nth ऑर्डर रिएक्शन का। तो पहले कहिएगा कि आप अभिक्रिया दीजिए तब ना, तो अभिक्रिया देगा। देखिए ध्यान देते रहना, कहेगा A कन्वर्ट कर रहा है P, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि यह अभिक्रिया nth कोटि का अभिक्रिया है, आपको पहले बता दिया गया है वेग समीकरण जो है वो प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है, प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। बाइन को सेट रखिएगा। तो आपसे अगर कह दिया जाए कि यह अभिक्रिया nth कोटि का अभिक्रिया है, और जैसे ही nth कोटि बोलेगा कहिएगा कि nth कोटि, तब क्या दिक्कत है? रुकिए, हम लिख रहे हैं R बराबर K, और कहिएगा अभिकारक की सांद्रता। ध्यान देना, वेग R बराबर K, अभिकारक की सांद्रता। अब सुनो,
अगर इसका घात 1 देंगे या तो यही अभिक्रिया हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। अगर इसका घात यहाँ पर 0 देंगे तो यही अभिक्रिया अब कहलाएगा कि शून्य कोटि का अभिक्रिया है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि किस पर निर्भर करता है? उसके वेग समीकरण पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे आएगा, तो ये आपको बता दिया गया पहले, ये प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। और कह दिया क्या, nth कोटि का है, तो nth कोटि जैसे ही कहेगा आपको कह दिएगा इसका घात n होगा, बस खत्म। क्या? तो ये अभिक्रिया nth कोटि का अभिक्रिया है। अब हम आ रहे हैं कि nth कोटि अभिक्रिया का k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक। और इस बार जो हम मात्रक लिखवाएंगे nth कोटि अभिक्रिया का, उससे आप प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि का भी निकाल सकते हैं k का मात्रक। समझ रहे ना? तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखिए, इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे k का मात्रक है। तो जल्दी से थोड़ा सा स्पीड को आप लोग फास्ट कर दीजिए अपने और लिखिए यहाँ पर वेग स्थिरांक, ध्यान देते रहना, वेग स्थिरांक k का मात्रक। समझे? तो पहला नंबर आप क्या करेंगे, वेग समीकरण। तो अभी तुरंत बताए थे, वेग इक्वल टू k और अभिकारक की सांद्रता का घात n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग जानते होंगे कि वेग का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। k का मात्रक हमको निकालना है। ये सांद्रता है, सांद्रता मोलरता को बोला जाता है। इसका होता है मोल बटा में लीटर, ऊपर में घात n है, तो हम इसका घात n देंगे। देखते जाएंगे ध्यान से। मेरा दोष मत दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये हो गया, बोलो, k का मात्रक निकालना है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल का घात, देखते हैं ना, मोल का घात n। और बाई क्या लिखेंगे, लीटर का घात n। लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, लीटर का घात n है तो इसको इधर लाएंगे तो ये नीचे है ना, तो इसको इधर लाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। मोल का घात n ऊपर है तो ये इधर लाएंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। देखते जान ध्यान से। यहाँ से लीटर का घात n है, इसको इधर लाओ तो नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे लीटर का घात n और बाई लीटर। देखते जान ध्यान से, मोल का पावर n आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ ऊपर में मोल है और ये तो नीचे में आ जाएगा। मोल का घात n और ये सेकेंड इनवर्स और ये k। तो यहाँ से k का मात्रक आप निकाल सकते हैं। देखो, लीटर का घात n और इसका घात 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लीटर का घात n-1। फिर आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देते रहना, मोल का घात 1-n और ये क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये है k का मात्रक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कहेगा आपसे कि शून्य कोटि का अभिक्रिया, तो शून्य रखो यहाँ पर, तो शून्य रखेंगे तो क्या होगा, लीटर इनवर्स। शून्य रखो यहाँ पर तो क्या होगा, मोल, और ये सेकेंड इनवर्स, तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिएगा, शून्य कोटि के लिए बताए थे। प्रथम कोटि कहेगा तो यहाँ 1 रखो n के जगह पर, तो 1 रखेगा तो 1 और 1 खत्म। यहाँ भी 1 रखो तो 1 खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स। तो आपको बताए थे प्रथम कोटि के लिए k का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, याद होगा। और द्वितीय कोटि अभी आया, तो द्वितीय कोटि के लिए यहाँ पर 2 रखो, देखो 2 रखो,
तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, 1 बचेगा। यहाँ 2 रखो, 1 माइनस 2 क्या होगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, और ये सेकेंड मतलब लिखवाए थे तुरंत लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर हुआ। और अब हम आ रहे हैं कि अर्ध nth कोटि के लिए, nth कोटि चल रहा है, अर्ध आयु काल और अभिकारक के सांद्रता में क्या संबंध होता है। बस आपका टाइम हम 1 मिनट लेंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको मिटा दें। चलो आइए हेडिंग लिखिए मेरे साथ, nth कोटि, nth कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, ध्यान दे रहना, अर्ध आयु काल एवं अभिकारक के सांद्रता में संबंध है। ठीक है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अर्ध आयु काल समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 1 माइनस n। अब आपसे कह देगा कि शून्य कोटि के अर्ध आयु, शून्य कोटि का अर्ध आयु और अभिकारक के सांद्रता में कैसा संबंध है, तो यहाँ पर शून्य रख देना। तो शून्य रख देगा तो क्या होगा, इसको खत्म कर दो तो आएगा a, तो क्या होगा, ये अर्ध आयु समानुपाती होगा। समझ रहे हो। अगर कहेगा कि प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ 1 रखो, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, खत्म, तो 0 ना, तो 0 तक मतलब क्या, इसका मान कितना 1 होगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि स्थिरांक आपको मिलेगा, स्थिर होता है, फिक्स, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से लिखिए। और अब हम आ रहे हैं लास्ट टॉपिक आज क्लास का। आज स्टार्ट होगा उत्प्रेरक के बारे में, इसको मिटाएंगे जल्दी से, थोड़ा आप लोग लिखिए। अब लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। माइंड में आप लोग सेट करते चलिएगा, कोई भी वर्ड मिस्टेक नहीं करना चाहिए। चलिए तो आएंगे मेरे साथ, हेडिंग लिखिए उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उत्प्रेरक पीछे आया था जब आपको हम बता रहे थे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उसमें बताए थे उस उत्प्रेरक भी होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उत्प्रेरक का परिभाषा जानते हैं। ऐसे परिभाषा तो आप लोग को पता होगा, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं तो पता होगा। वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हों, बिना भाग लिए हुए, भाग नहीं लेगा, बिना भाग लिए हुए प्रभावित कर देगा, तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक
कहलाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान देना, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित कैसे करता है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगले पॉइंट में बताने वाले हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के देहली ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा और अभिक्रिया का पाथ तीनों को बदल देता है। आपको पता होना चाहिए, बोले थे पिछले लेक्चर में कि संकीर्ण ऊर्जा अगर ज़्यादा होता है तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है, संकीर्ण ऊर्जा अगर कम रहता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो पढ़ते होंगे तो पता होगा, ऐसे देखने से कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक अभिक्रिया के देहली ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा और अभिक्रिया का पाथ, अभिक्रिया का पाथ तीनों को परिवर्तित कर देता है। तीनों को परिवर्तित कर देता है, समझ रहे ना? इसी के वजह से क्या होता है, अभिक्रिया का दर प्रभावित हो जाता है। आइए इसको देखते हैं ग्राफ के द्वारा। ध्यान देते रहना, माइंड यहीं रखो। ग्राफ के द्वारा देखते हैं। चलिए, ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया को कराना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे, अब पूछना मत कि देहली ऊर्जा क्या होता है ना? यहाँ पर पूछना मत। देहली ऊर्जा आपको बता दिए थे कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देहली ऊर्जा है। अब मान लीजिए कि ये क्या हो गया, अभिकारक है और ये बना रहा है उत्पाद P बना रहा है। तो अगर A का ऊर्जा यहाँ पर है, ध्यान दे रहा ना, A का ऊर्जा यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर इसका ऊर्जा है तो अभी यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जब तक इसका ऊर्जा यहाँ तक नहीं पहुँचेगा देहली ऊर्जा के बराबर, तब तक यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे ही इसको ऊर्जा देंगे इसका ऊर्जा बढ़ेगा। किसका है ये? A का है। इसको देखो, लिखते हैं HA। इसको बोले थे इंथैल्पी, पीछे में सब हो गया है। A का इंथैल्पी मतलब क्या समझ रहे हैं? A का ऊर्जा है ये। अब इसको ऊर्जा दीजिए तो ऊर्जा देखिए इसका बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे ही पहुंचेगा देहली ऊर्जा के बराबर या यहाँ से अभिक्रिया में भाग लेगा, और भाग लेकर के बना दिया उत्पाद। क्या बनाएगा? उत्पाद बना दिया P। क्लियर है? तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है? तो ये होता है कि अभिक्रिया में भाग देने के लिए, भाग लेने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ता है। तो ऊर्जा देखो, A का ऊर्जा इतना था, आप अभिक्रिया में भाग लेने कितना ऊर्जा दिए हैं? इतना दिए हैं, देख रहे हैं ना। तो इस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे, इतना तक, क्योंकि इतना ही ऊर्जा दिए हैं ना। ऐसे क्या समझ में आ रहा है? अब क्या कीजिए कि इसमें उत्प्रेरक को मिलाइए, और जैसे ही उत्प्रेरक को मिलाएंगे यह क्या करेगा कि अभिक्रिया का पाथ को ही बदल देता है। देखिए, अब ये अभिक्रिया है, समझे? जो अभिक्रिया
ये ऐसे हो रहा था, अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब तो इसके लिए हमको इतना देना पड़ेगा और देहली ऊर्जा आपका यहाँ पर होगा। ध्यान देना, अब देहली ऊर्जा बदल दिया, देहली ऊर्जा आपका ये हो गया, समझे, और संकीर्ण ऊर्जा ये हो गया। चलो इसको हम लिख देते हैं, ध्यान दे रहना, इसको हम ये लिख देते हैं और इसको हम जगह नहीं है तो ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं EA1। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, सही है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ से मतलब नहीं है, इसी तरह से बना दिए, आपको समझाना है ना, सब कुछ है तो बना दिए। ये हो गया क्लियर। अब आ रहे हैं हम उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक मेन रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार का होता है, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, प्रिंट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए होंगे। चलिए, तो अब हम आ रहे हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दिया गया आपको कि 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आप यहाँ लिखिए उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, इसको मिला देना, उत्प्रेरक। ये होता है 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ध्यान दीजिएगा, वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटा देता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्लियर है। और यहाँ पर आप लिखेंगे, आप क्लियर हो गया, ये घट जाती है, यहाँ पर आप लिखेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर घट जाती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यही था, आज आप लोग का लेक्चर खत्म हो गया। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही पर ब्रेक लेंगे। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।